आदिकाल में अनेक साहित्यिक परंपराएं विकसित हुई, पर जो काव्य धारा विशेष रूप से चर्चित हुई वह रासो काव्य धारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो काव्य परंपरा के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजा हुआ साहित्य है। इस साहित्य के रचनाकार हिंदू राजपूत राजाश्रय में रहने वाले चारण या भाट थे। रासो ग्रंथों की जैन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में रचना की। इसी के साथ साथ जैनेतर कवियों के भी अनेक रासो ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण है। इस काव्य का विकास संस्कृत या अन्य किसी परंपरा से न होकर अपभ्रंश में हुआ है। आदिकालीन साहित्य में रासो ग्रंथों की परंपरा दो रूपों में विकसित हुई। एक, नृत्य गीत परक धारा और दो, छंद वैविध्य परक धारा। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। किसी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी है तो किसी ने रसायन, रहस्य, राजयस, रासक, रास आदि शब्दों से। ऐसा लगता है कि रासों का संबंध रास शब्द से है। रास रचाने की क्रिया का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत से ही मिलने लगता है। रास में नृत्य और गीत प्रधान होते हैं। रासो एक परंपरागत काव्य रूप है, ऐसा काव्य रूप जिसका संबंध नृत्य और गीत से रहा है। प्रथम फ्रेंच इतिहासकार गार्सा द तासी ने इस शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय यज्ञ से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से मानी है। उनका कहना है कि बिसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया ने इस शब्द का संबंध रहस्य से माना है। श्री नरोत्तम स्वामी इस शब्द की व्युत्पत्ति रसिक से मानते हैं। प्राचीन राजस्थानी में रसिक का अर्थ कथा काव्य माना जाता था। यही शब्द क्रमशः रासौ, रासा, रासक और रासो हो गया। कुछ विद्वान इस शब्द का संबंध रास या रासक से जोड़ते हुए इसका अर्थ ध्वनि, क्रीड़ा, विलास, नृत्य, गर्जन और श्रृंखला आदि देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक को एक शब्द भी मानते हैं और काव्य रूप भी। उनके अनुसार जो काव्य रासक छंद में लिखे जाते थे वे ही हिंदी में रासो कहलाने लगे। अपभ्रंश में 29 मात्रा का एक रासा या रास छंद प्रचलित था। ऐसे अनेक छंदों के गान की परंपरा कदाचित लोकगीतों में रही होगी। आगे चलकर काव्य के इस रूप में वीरों की गाथात्मक चेतना को स्थान मिला। इस तरह इस काल के रासो काव्य में एक साथ वीरोचित और श्रृंगारोचित भावनाओं का वर्णन सुलभता पूर्वक मिल जाता है। काव्य साहित्य विषय की दृष्टि से रासो ग्रंथों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 1, उपदेश मूलक रासो ग्रंथ, 2, श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथ और 3, वीर रसात्मक रासो ग्रंथ। रासो ग्रंथों के अध्ययन के लिए यही तीनों वर्ग सर्वाधिक उपयोगी हो सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले उपदेश मूलक रासो ग्रंथ। रासो काव्य में पर्याप्त संख्या में ऐसे ग्रंथों का सृजन हुआ है जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है। इन ग्रंथों में धर्मोपदेश की प्रधानता है। ये ग्रंथ अधिकांशतः जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं।
कुछ प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है। उपदेश रसायन नृत्य गीत परक रास परंपरा की सबसे प्राचीन रचना उपदेश रसायन है। इस ग्रंथ के रचयिता श्री जिनदत्त सूरी हैं। इस रचना में रचना काल का कोई उल्लेख नहीं है। उपदेश रसायन की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई है और इसमें काव्य तत्व का नितांत अभाव है। इस रचना में प्रयुक्त विषय धर्मोपदेश और धर्म की मार्मिक विवेचना है। यह रचना 32 छंदों में समाप्त हुई है। यद्यपि इस ग्रंथ में रास या रासो नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, पर इसके टीकाकार जिनपाल उपाध्याय ने इसे रासक माना है। बुद्धिरास बुद्धिरास की रचना शालिभद्र सूरी ने की है। इस ग्रंथ में भी रचना काल का उल्लेख नहीं है। उपदेश रसायन की भांति बुद्धिरास का भी विषय धर्मोपदेश है। यह रचना 63 छंदों में समाप्त हुई है। भूले हुए लोगों को धर्म की शिक्षा देना इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। जीवदया रास जीवदया रास की रचना आगसु कवि ने 1257 विक्रम संवत में की थी। इस रचना के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जीवों पर दया करने का उपदेश दिया गया है। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ को दया धर्मोपदेश कहा है। उपदेश तत्व की प्रधानता होने के कारण इस ग्रंथ में काव्य तत्व का अभाव है। चंदनबाला रास चंदनबाला रास की रचना भी आगसु कवि ने की है। इस रचना में भी रचना काल का उल्लेख नहीं है। इस रचना में कुल 35 छंद है। इसकी रचना जालौर में हुई थी। चंदनबाला की धार्मिक कथा का प्रचार प्रसार करना इस रचना का मूल प्रतिपाद्य है। इस ग्रंथ में दोहा तथा चौपई छंद का प्रयोग किया गया है। रेवंती गिरी रासु रेवंती गिरी रासु की रचना श्री विजय सेन सूरी ने की है। इस ग्रंथ का रचना काल 1288 विक्रम संवत है। रेवंत गिरी रासु में गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा कही गई है। यह ग्रंथ 72 छंदों में समाप्त हुआ है और इसकी रचना सौराष्ट्र में हुई थी। सप्तक्षेत्री रासु सप्तक्षेत्री रासु के रचनाकार का नाम अज्ञात है। इस ग्रंथ में कुल 119 छंद है। ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है जैन धर्म के सप्त क्षेत्रों, जीन मंदिर, जीन प्रतिमा, ज्ञान, साध्वी, साधु, श्रावक और श्राविका की उपासना का वर्णन करना। कच्छुली रास के रचनाकार का नाम भी अज्ञात है। इस ग्रंथ का उद्देश्य भी धार्मिक है। एक जैन तीर्थ स्थल कच्छुली ग्राम के नाम से मशहूर है। इस तीर्थ स्थान का वर्णन करना रचना का मूल उद्देश्य है। इस ग्रंथ में कुल 35 छंद है। उपदेश मूलक रासो ग्रंथों की संख्या काफी अधिक है। यहाँ सभी ग्रंथों पर बात कर पाना न तो संभव है और न ही प्रासंगिक। इन रचनाओं के माध्यम से अधिकतर जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। स्पष्ट है साहित्यिक दृष्टि से इन रचनाओं का विशेष महत्व नहीं है। श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथ श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथों की श्रेणी में आने वाली रचनाएं श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए विरह की स्थितियों का विस्तृत वर्णन करना ऐसी रचनाओं का मूल उद्देश्य है। महत्वपूर्ण श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथ इस प्रकार है। सबसे पहले संदेश रासक। संदेश रासक की रचना तिथि ज्ञात नहीं है।
यह निश्चित है कि संदेश रासक 11वीं शताब्दी की रचना है और इसके रचनाकार अब्दुर रहमान हैं। अब्दुर रहमान मलेच्छ देश के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम मीर हुसैन था। संदेश रासक की रचना 223 छंदों में हुई है। इसमें 22 प्रकार के छंद व्यवहृत हुए हैं। इस ग्रंथ का विषय विप्रलंब श्रृंगार है, जिसका अंत मिलन में होता है। विजयनगर की एक विरहिणी नायिका अपने परदेशी पति के पास संदेश भेजना चाहती है। उसे एक पथिक आता हुआ दिखाई देता है। उस पथिक को रोककर वह अपने पति के लिए संदेश देती है। संदेश का सिलसिला इतना लंबा है कि वह समाप्त ही नहीं होता। जहाँ ही पथिक चलने के लिए उद्यत होता है, वह कुछ कहने लगती है। इसी क्रम में कवि ने षटऋतु वर्णन किया है। षटऋतु वर्णन समाप्त होते ही पथिक चल पड़ता है और उसी समय विरहिणी को पति आता हुआ दिखाई देता है। संदेश रासक में वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। मुंजरास, सिद्धहेम, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह आदि ग्रंथों में दिए गए हवाले से यह साबित होता है कि इस रचना से पूर्व मुंजराज के चरित्र को लेकर अपभ्रंश में कोई काव्य लिखा गया था। यह अनुमान किया गया है कि इस काव्य का नाम मुंजरास या मुंजरासक रहा होगा। अब तक इस ग्रंथ की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मुंजरास का रचना काल 1031 से 1052 विक्रम संवत के बीच माना जाता है। कर्नाटक के राजा तैलप से मुंज की घोर दुश्मनी थी। तैलप की ताकत का पता लगाए बिना जल्दबाजी में मुंज ने उस पर आक्रमण कर दिया। मुंज पराजित हुआ। वह बंदी बना लिया गया। उसी बंदी गृह में तैलप की विधवा बहन मृणालवती भी कैद थी। मुंज को उससे प्रेम हो गया। मुंज ने बंदी गृह से भागने की योजना बनाई और मृणालवती को अपने साथ ले जाना चाहा। मृणालवती भागना नहीं चाहती थी और यह भी नहीं चाहती थी कि उसे मुंज से अलग होना पड़े। इसलिए उसने इस योजना की जानकारी तैलप को दे दी। मुंज की योजना सफल नहीं हुई। तैलप ने उसका घोर अपमान किया और उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। बिसलदेव रासो। बिसलदेव रास मुख्यतः वीर काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की रचना 1212 संवत मानी है, पर कथ्य की प्रामाणिकता और कालखंड पर संदेह व्यक्त किया है। बिसलदेव रास की रचना लगभग 125 छंदों में हुई है। इस काव्य में अजमेर के चौहान नरेश बिसलदेव की और उनकी रानी राजमती की कथा कही गई है। यह कथा 4 खंडों में विभाजित है। मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती का सांभर नरेश बिसलदेव से विवाह, राजमती से रूठकर बिसलदेव का उड़ीसा जाना और वहां 1 साल तक रहना, बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना, भोज का अपनी पुत्री को मालवा लाना तथा बिसलदेव द्वारा वहां जाकर राजमती को अपने घर ले आना कथ्य है। बिसलदेव के प्रवास के समय कवि ने रानी की विरह व्यथा का बड़ा ही सुंदर और चित्ताकर्षक वर्णन किया है। इस रचना में प्रारंभ से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण रचना गेय है। बुद्धिदेव रासो। बुद्धिदेव रासो के रचयिता कवि जलह है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि कवि जलह चंदबरदाई का बेटा जलहण है।
जिसे पृथ्वीराज रासो की रचना का भार सौंपकर चंद गौर देश चला गया था। अब तक यह ग्रंथ अप्रकाशित है। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह रचना 140 छंदों में समाप्त हुई है और इसमें छप्य, गाहा, दोहा, पद्दड़िया, मुडिल्ल आदि छंद व्यवहृत हुए हैं। यह एक प्रेम कथा है। चंपावती नगरी का राजकुमार राजधानी से आकर कुछ दिनों के लिए जल्दी रंगीनी के साथ समुद्र के किनारे किसी स्थान पर रहता है। कुछ समय बाद 1 मास में लौटने का वचन देकर वह कहीं चला जाता है। अवधि के बाद भी वह कई मास बीत जाते हैं, किंतु वह लौटता नहीं। तब विरहिणी नायिका जीवन से विरक्त हो जाती है और अपने आभूषण आदि फेंक देती है। इस पर उसकी माँ उसके समक्ष संसार के विलास, वैभव तथा शारीरिक सुखों की महत्ता का प्रतिपादन करने लगती है। इतने ही में राजकुमार वापस आ पहुंचता है और दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है, जिसके अनंतर दोनों आनंद और उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इन सभी रासो ग्रंथों में श्रृंगार, विशेष रूप से वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। वीर रसात्मक रासो ग्रंथ। रासो परंपरा के अंतर्गत ऐसे भी कई रासो ग्रंथों का प्रणयन हुआ है जो वीरता, शौर्य और ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख वीर रसात्मक रासो ग्रंथ इस प्रकार है। सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरी ने 1241 विक्रम संवत में की थी। इसमें अयोध्या के राजा ऋषभदेव के 2 पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राज्य के लिए हुए संघर्ष की कथा है। भरतेश्वर राजा होकर अश्वमेध यज्ञ करता है, परंतु बाहुबली उसकी अधीनता अस्वीकार कर देता है। दोनों भाइयों में 13 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के माध्यम से कवि ने सैन्य वर्णन पूरे मनोयोग से किया है। इसकी कथा 203 छंदों में समाप्त हुई है। संपूर्ण रचना गेय है। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंदबरदाई ने की है। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज और चंदबरदाई समकालीन थे। पृथ्वीराज रासो एक विशाल ग्रंथ है। इसके कई संस्करण प्रकाशित हैं। पृथ्वीराज रासो के मूल आकार प्रकार को लेकर विद्वानों में मतभेद है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की कथा 69 समयों में विभक्त है। 2 खंडों के इस ग्रंथ में लगभग 2400 पृष्ठ है। माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रावसु का संपादन केवल 12 सर्गों में किया है। इसी तरह पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त संस्करण भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने तैयार किया है और कहा है कि मूल ग्रंथ यही है। दरअसल पृथ्वीराज रासो एक विकसनशील महाकाव्य है, जिसका लेखन अलग अलग कालों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हुआ है। रासो काव्य धारा में पृथ्वीराज रासो प्रकाश स्तंभ की भांति है। इसका कथानक राजपूत नरेशों और सामंतों की वीरता, शौर्य संपन्न विजयों और पराक्रमपूर्ण गौरव गाथा से अनुस्यूत है। पृथ्वीराज रासो के नायक हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है। कवि ने इस रचना में पृथ्वीराज के विवाह, विजय, युद्धों और आखेट वर्णनों का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस ग्रंथ में वीर और श्रृंगार रस की अद्भुत समन्वय हो पाया है।
भारत के महान वीर, अदम्य उत्साही और यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज के यशगान का इस कृति का मूल उद्देश्य है। रासो काव्य परंपरा का यह महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ और प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई को और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। नामवर सिंह ने लिखा है, वस्तुतः हिंदी में चंद छंदों का राजा कहा जा सकता है। इसको प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक मानने वाले कई विद्वान हैं। इसके 4 संस्करण माता प्रसाद गुप्त ने माने हैं। विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की रचना नलह सिंह बाट द्वारा हुई। नलह सिंह बाट का प्रामाणिक जीवन वृत्त उपलब्ध नहीं है। विजयपाल रासो में कहा गया है कि इसका लेखन विजयगढ़ के यदुवंशी शासक का दरबारी था। रचना में उल्लिखित तमाम वस्तुओं से यह साबित हो जाता है कि इस ग्रंथ का प्रणयन 1600 विक्रम संवत के आसपास हुआ है। इस कृति में विजयपाल की दिग्विजय का काव्यमय वर्णन हुआ है। रचना में वीर रस की प्रधानता है। अब तक इस कृति के 42 छंद ही प्राप्त हो सके हैं। परमाल रासो। परमाल रासो एक विवादास्पद कृति है। इसका मूल रूप क्या है, आज तक अज्ञात है। 1976 विक्रम संवत में काशी नागरी प्रचारिणी सभा से परमाल रासो का प्रकाशन हुआ है। इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास ने जिन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इसका संपादन किया है, उनके नाम महोबा खंड तथा पृथ्वीराज रासो है। इस कृति में पृथ्वीराज चौहान और परमार्दिदेव के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। यह कृति 36 खंडों में विभाजित है और महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल से संबंधित प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर लिखी गई है। इस कृति का न तो साहित्यिक महत्व है और न ही ऐतिहासिक। खुमाण रासो। खुमाण रासो के रचयिता दलपति विजय है। यह रचना 18वीं शताब्दी विक्रम संवत के अंत की है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के सूर्यवंश के महत्ता का वर्णन किया गया है। सूर्यवंशी सम्राटों की वीरता और विजय का वर्णन ही इस कृति का उद्देश्य है। शत्रुसाल रासो। छत्रसाल रासो के रचयिता बूंदी के राव डूंगरशी है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस ग्रंथ की रचना 1710 विक्रम संवत के आसपास हुई होगी। इस ग्रंथ में बूंदी नरेश 17 साल की वीरता, पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 500 के आसपास छंद है। रचना वीर रस प्रधान है। कहा जाता है कि यह रचना पृथ्वीराज रासो के अनुकरण पर लिखी गई है। हम्मीर रासो। हिंदी साहित्य में हम्मीर रासो नामक 2 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। एक शारंगधर कृत और दूसरा जोधराज कृत। यहाँ जोधराज कृत हम्मीर रासो की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ में हम्मीर का वीर चरित्र विस्तार से वर्णित हुआ है। इस ग्रंथ में वीररस की प्रधानता है और अनेक अनैतिहासिक तथ्यों का समावेश है। इसमें लिखित है कि हम्मीर के आत्मघात के पश्चात अलाउद्दीन समुद्र में कूदकर प्राण दे देता है। यह इतिहास सम्मत नहीं है।
इस कृति की छंद संख्या लगभग 1000 है। इन ग्रंथों के अलावा कुछ अन्य रासो ग्रंथ भी है, जैसे सगत सिंह रासो, सदानंद रासा, परिछत रायसा, कलयुग रासो, कायमखा रासो, कुमारपाल रासो, राम रासो, राणा रासो, रतन रासो, कुमारपाल रासो आदि। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में उपदेशमूलक धार्मिक रासो काव्यों का महत्व कम है, किंतु श्रृंगारपरक और वीर रसात्मक काव्यों का अद्वितीय स्थान है। रासो काव्यों में पृथ्वीराज रासो सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवि ने वीर और श्रृंगार रस का जैसा मार्मिक वर्णन इस ग्रंथ में किया है, अन्यत्र दुर्लभ है।